तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एंड व्हेन वी डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच देन बहुत कुछ समझना है। इस वीडियो में प्रॉपर कंसंट्रेशन का जरूरत है। पिछला बहुत सारा डिस्कशन को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा एंड टोटलिटी में इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, डिस्कशन को अच्छे से समझना, क्योंकि जब ये वीडियो मैं तुम लोगों को दूंगा तब मैं इसका जो नोट्स है वो नोट्स भी मैं तुम लोगों को गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड कर दूंगा। इस मैकेनिज्म का जो नोट है, जब भी ये वीडियो तुम लोग को देना होगा तो साथ में इसका नोट भी आई विल प्रोवाइड यू। तो यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म को अच्छे से ध्यान से समझना, और समझ के अगर तुम लोग खुद ही नोट बना लेते हो तो उससे बढ़िया चीज तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बना पाते हो तो भी आई विल प्रोवाइड द नोट सो दैट इन रेफरेंस तुम लोग को थोड़ा वीडियो के साथ वो नोट लिंक करने में आसानी हो। काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, बहुत सारा छोटा छोटा चीज है जिनको याद रखना है एंड इन ए ऑर्डर, इन ए सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। तो अच्छे से यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। बिकॉज हमको पता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने पढ़ा है दैट दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज दे हैव अ डिस्टिंक्ट माउथ एंड अ डिस्टिंक्ट एनस। ओके, एज वेल एज यहाँ पे एक और चीज को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। वी नो that the cockroach has open circulatory system because cockroach is an arthropod and arthropods have open circulatory system. That means the blood will flow in the body cavity. ये जो digestive system है वो भी body cavity में present है। Blood will come in direct contact with the walls of the alimentary canal. ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनल है हमारा। इस एलिमेंट्री कैनल का जो वाल है, जो भी वाल रीजन है, जो भी ये साइड का रीजन है, ब्लड उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज इनटू द बॉडी कैविटी। उसी बॉडी कैविटी में ये एलिमेंट्री कैनल भी है। तो बॉडी कैविटी में जब भी हार्ट पंप करेगा ब्लड निकल के बॉडी कैविटी में आएगा, एंड बॉडी कैविटी में जब आएगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा? एलिमेंट्री कैनल का जो लाइनिंग है उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाएगा। सो ब्लड विल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये चीज हम लोग को बैक ऑफ द माइंड याद रखना है, डिस्कशन से पहले ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, नाउ पार्ट्स को पहले समझ लेते हैं, फिर मैकेनिज्म को समझेंगे। ये जो माउथ से लेके यहां तक का जो जगह है, यहां तक जहां पे मैं पेन पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक का जो जगह है ये है फोरगट। सो देयर एलिमेंट्री कैनल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस पोर्शन फ्रॉम माउथ टिल हियर इट इज फोरगट। बीच में देयर इज अ जंक्शन, यहां से लेके यहां तक इट इज मिडगट। मिडगट मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पे मैं फोरगट नहीं लिख सकता क्योंकि ये कंटिन्यू टाइप का नहीं है, लेकिन तुम लोग जान लो ये माउथ से लेके यहां तक ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है गिजार्ड। गिजार्ड खत्म होने तक इट इज फोरगट। बीच में ये फोरगट और मिडगट का एक जंक्शन जैसा हिस्सा है जिसके साइड से कुछ कुछ प्रोजेक्शन निकला है, ये है मिडगट। मिडगट एंड हाइंडगट, ये है हाइंडगट। ठीक है, तो हाइंडगट और मिडगट के बीच में भी एक जंक्शन सा एरिया है, वहां से भी कुछ प्रोजेक्शंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब ये प्रोजेक्शंस कौन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि फोरगट में अगर देखो तो फोरगट में यू विल फाइंड अ माउथ। ठीक माउथ के नीचे देयर इज फेरिंग्स। ठीक फेरिंग्स के नीचे देयर इज ओसोफेगस। ओसोफेगस ओपन्स इनटू क्रॉप, द स्टोरेज चेंबर। वो हम लोगों ने पहले भी क्रॉप के बारे में पढ़ा है। क्रॉप का ही एक हिस्सा है, या फिर तुम बोल सकते हो ये है क्रॉप, ये है गिजार्ड। गिजार्ड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्रॉप एंड गिजार्ड के बीच में एक इंटरमीडिएट एरिया है जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि गिजार्ड का अल्टरनेट नेम है वेंट्रिकुलस, और ये रीजन गिजार्ड के आगे है इसलिए प्रोवेंट्रिकुलस, माने वेंट्रिकुलस के आगे का रीजन। सो दिस इज प्रोवेंट्रिकुलस, क्रॉप एंड गिजार्ड के बीच का एक जगह। प्रोवेंट्रिकुलस में 6 शार्प टीथ के जैसा स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा फोरगट। फोरगट में माउथ या फिर यू कैन से फेरिंग्स के साइड में प्रेजेंट है 2 और स्ट्रक्चर। एक देखने में थोड़ा लीफ लाइक है, थोड़ा सा लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको जो है इनका सलाइवरी ग्लैंड, और वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बना के स्टोर करता है इसमें, जिसको हम लोगों ने क्या बुलाया? सलाइवरी रिजर्वॉयर। सलाइवरी रिजर्वॉयर सलाइवा को भेजेगा किधर? टांग। इनका जो टांग है उसको हम लोगों ने क्या बुलाया था? हाइपोफेरिंग्स। So salivary gland will produce saliva and it will store that saliva in salivary reservoir. Salivary reservoir will send saliva to the tongue, and the tongue is going to, that is hypopharynx or lingua, whatever you say, that is going to mix this saliva with the food that is present in the mouth. Okay, after that tongue will also help in swallowing.
ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉकरोच में पढ़ा है। स्वेलो करने के बाद वो फूड फेरिंग्स ओसोफेगस क्रॉप में आके स्टोर होगा, ठीक है, फिर क्रॉप से प्रोवेंट्रिकुलस होते हुए गिजार्ड में जाएगा। उसमें क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। फोरगट एंड मिडगट के बीच का जो जंक्शन है, इस जंक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम लोगों को जानना है। ये जो जंक्शन का रीजन है उसके साइड से 6 to 8 इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सब देखने में फिंगर जैसा लग रहा है कि नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ निकलता है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम हेपाटिक सिका। क्या करता है ये हेपाटिक सिका, इट रिलीजेस एंजाइम। सो इन हेपाटिक सिका का काम क्या है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जो फूड डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो जगह है, ये जो जगह है यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट है और ये जो वेल्व दिखाई दे रहा है इस वेल्व का नाम है स्टोमोडियल वेल्व, हाँ, DIAL है, सॉरी, DIAL यहाँ पे है स्टोमोडियल वेल्व। तो अगर तुम लोग को पूछा जाए फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन में क्या क्या प्रेजेंट है, दो चीज प्रेजेंट है। जंक्शन के लेटरल वॉल से निकला है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड एज हेपाटिक सिका, जिसका काम है रिलीजिंग एंजाइम, एंड देन देयर इज अ वेल्व व्हिच रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ फोरगट इनटू मिडगट। तो ये वेल्व जब यहाँ से फूड पास होके यहाँ आएगा, वेल्व खुल जाएगा, खाना को मिडगट में पास करेगा। तो बेसिकली फोरगट एंड मिडगट के बीच में फूड का जो भी लेन देन होगा, लेन तो नहीं होगा, देन ही होगा, फोरगट विल गिव द फूड टू द मिडगट एंड दैट गिविंग will be controlled by the stomodial valve। stomodial valve खुलेगा तभी ऊपर से नीचे माने फोरगट से हाइंडगट में मिडगट में चीज आ सकता है, ठीक है। सो stomodial valve regulates the opening of foregut into midgut, ये याद रखना। अब हम लोग मिडगट में आ जाते हैं, ठीक है। मिडगट में हम लोग को क्या मिल रहा है, ध्यान से सब पार्ट्स को पहले समझो फिर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। एंटेरियर पार्ट ऑफ मिडगट, ये मिडगट का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है कॉल्ड कार्डिया। मिडगट का एंटेरियर पार्ट का एक अलग नाम है, इसलिए मैंने एंटेरियर पार्ट से एरो निकाल के यहाँ पे ये मेंशन किया है कि मिडगट का जो एंटेरियर पार्ट है उसको हम लोग कार्डिया बुलाते हैं, which secretes glycoprotein and that glycoprotein is known for making a membrane called peritrophic membrane। अब ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन क्या करता है ये हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जब फूड ऊपर से यहाँ पहुंचेगा, स्टोमोडियल वेल्व खुलेगा और फूड कहाँ पहुंचेगा, इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ मिडगट, दैट इज कार्डिया में। जैसे ही फूड पहुंचा तो कार्डिया रीजन कुछ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करेगा जो उन फूड के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनाएगा, जिस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है मिडगट। मिडगट इज द साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी इस ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्ट होना है या एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, वो मिडगट में ही होगा, वो ना फोरगट में होगा ना हिंडगट में होगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द मिडगट। ना तुम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर डाइजेशन तो समझ में आता है, इसके अंदर होगा, मिडगट के ल्यूमेन के अंदर। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फूड कहाँ जाएगा, मैंने बोला इनिशियली कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन, दैट मींस इस वॉल के बाहर यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर का जो एब्जॉर्प्टिव सेल है दैट इज ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम, वो ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम इस मिडगट के अंदर से फूड को एब्जॉर्ब करेगा एंड डायरेक्टली इसका वॉल के टच में जो ब्लड है उस ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इनका मिडगट से जो भी फूड एब्जॉर्ब होगा दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड बिकॉज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन एंड द ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एलिमेंट्री कैनल का वॉल। तो वॉल के अंदर का जो सेल है वो एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा। तो ये है मिडगट। जो फूड डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता है इन द मिडगट, हम लोगों ने लिखा मिडगट इज द प्लेस जहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कुछ फूड ऐसा रह सकता है जिसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मिडगट में बाई चांस नहीं हुआ। वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड मिडगट से निकल के कहां पहुंचेगा, हाइंडगट में पहुंचेगा। हाइंडगट हैज 3 रीजन, पहला इलियम, कोलोन, रेक्टम। हाइंडगट एंड मिडगट का जो बीच का जंक्शन है वहां के साइड से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला है, ये फिंगर लाइक है, ये थ्रेड लाइक है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी डूइंग एक्सक्रीशन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है। तो इस तरीके का कुछ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, जो इस जंक्शन से प्रोजेक्टेड है। दीज आर सम थ्रेड लाइक 100 to 150 in numbers and they are projected from the junction of midgut and hindgut towards the body cavity. That means this Malpighian tubule will also come directly in contact with the
ब्लड। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखो। फिर आता है हाइंडगट। हाइंडगट में इलियम, इलियम में प्रेजेंट है कुछ शार्प स्पाइन्स। क्यों प्रेजेंट है समझाऊंगा। हाइंडगट के आगे जाके हम लोग को मिलेगा कॉलोन। कॉलोन इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेगमेंट। पूरे एलिमेंट्री कैनल का सबसे ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेगमेंट ये कॉलोन है। कॉलोन आके खुलता है रेक्टम में। रेक्टम में प्रेजेंट है कुछ रेक्टल पेपिला। ठीक है, सम पेपिला, सम प्रोजेक्शंस। ठीक है, इसका भी क्या फंक्शन है समझाऊंगा। रेक्टम फाइनली ओपन्स इनटू द एनस। ये है एनस का ओपनिंग। एनस से हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बोला है, एनस से क्या निकल के जाता है, फीकल मैटर प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। कैसे, वो अभी मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे। तो आई होप हर एक पार्ट, लेवलिंग का हर एक पार्ट पहले तुम लोगों ने समझ लिया है अच्छे से। ठीक है, नाउ वी विल मूव इनटू द मैकेनिज्म। पहले लेवलिंग का पार्ट समझना बहुत जरूरी है कि कौन से पार्ट को क्या बुलाते हैं, कौन से पार्ट में क्या है। जब ये समझ में आ गया, फिर मैकेनिज्म को कनेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म नाउ। सो आप मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तुम लोगों ने जितना ध्यान से सुना है, उससे भी डबल ध्यान से अभी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आई कांट राइट मच ऑफ द मैकेनिज्म इन बोर्ड। आई विल टेल यू अबाउट द मैकेनिज्म orally. You will have to listen to it properly. Then whenever I give this video to you, I will also give the notes, so that अगर तुम लोग अभी मैं जो बोलूंगा वो समझ के अगर तुम लोग अपना नोट बना सके तो इससे बेहतर काम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कुछ चीजें मिस भी हो जाता है और तुम लोग नोट प्रॉपर्ली ना भी बना सको, तो भी मैं तुम लोग को एक नोट प्रोवाइड करूंगा किसी प्रीवियस स्टूडेंट का लिखा हुआ, क्योंकि उसको मैंने क्लासरूम में बिठा के लिखाया है ना, या प्रॉपर्ली चेक किया। सो आई नो दैट दे हैव रिटन इट इन अ गुड वे। ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एलिमेंट्री कैनल वर्क्स और व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनल। ध्यान से इसको समझना। ठीक है, माउथ, we know that mouth is surrounded by mouth parts. Mouth parts में हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब के बारे में पढ़ा है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था कॉकरोच का, और जहां पे मैंने माउथ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, वहां पे मैंने बार बार एक चीज के बारे में मैंने बोला कि मैक्सिला इज द लॉन्गेस्ट माउथ पार्ट विच इज द सबसे फार रीच। ठीक है, तो जब भी कॉकरोच कम्स इन कांटेक्ट विद एनी फूड, first that cockroach feels the food with the help of maxillary pulp. After feeling the food with the maxillary pulp, it can confirm if that thing is edible or not. If it feels that the thing is edible with the help of maxillary pulp, उसको समझ में आया कि वो खाने लायक है, तो maxillary pulp से समझने के बाद maxillary teeth उसको कट करेगा पहला। सेकेंड, उसको थोड़ा अंदर लाया जाएगा या लिप्स उसको होल्ड करेगा, तो मैंडिबल उसको कट करेगा। सेकेंड कट done by mandible cutting. Third, the grinding region of mandible will grind the food little bit. Okay, the first cut maxillary teeth, second cut mandibular teeth, third mandibular region doing the grinding, fourth hypopharynx will mix saliva with that particular food and after that hypopharynx will swallow it. तो hypopharynx जब उसको swallow करेगा, तब वो फूड जो 2 बार कट एंड 1 बार ग्राइंड हो चुका है, वो फूड माउथ से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए, ओसोफेगस से होते हुए क्रॉप में आ जाएगा। ठीक है, क्रॉप इज द स्टोरेज चेंबर। क्रॉप में आके वो फूड स्टोर हो जाएगा। जब भी क्रॉप से वो फूड आगे की तरफ मूव करेगा, तो दैट फूड विल हैव टू पास थ्रू दिस प्रोवेंट्रिकुलस। तो जब भी वो फूड विल पास फ्रॉम द क्रॉप टू द गिजार्ड, from the crop to the gizzard, it will have to pass through the proventriculus. And proventriculus में कितना टीथ है? 6। ये टीथ क्यों प्रेजेंट है? ये इसलिए प्रेजेंट है so that जब क्रॉप से स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड गिजर्ड के लिए मूव करेगा, तो ये प्रोवेंट्रिकुलस का जो ये 6 टीथ है वो फूड को और कट करेगा। माने थर्ड कट, पहला कट किया था मैक्सिलरी टीथ, मैंडिबल टीथ, मैंडिबल ग्राइंडिंग, मिक्सिंग विद सलाइवा बाय हाइपोफेरिंक्स, फूड वॉज ट्रेवलिंग, इट केम टू क्रॉप, क्रॉप से जब गिजर्ड में जाएगा तब एक और कट होगा जो प्रोवेंट्रिकुलस का 6 काइटिनस टीथ करेगा। ठीक है, तो वो फूड फर्दर कट होके कहां पहुंचेगा? गिजर्ड में। गिजर्ड इज अ मस्कुलर चेंबर जो फर्दर फूड को ग्राइंड करेगा, बिकॉज वी नो दैट गिजर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राइंडिंग मिल एंड इन द MILL। ग्राइंडिंग मिल जो है इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर फूड को प्रॉपर्ली ग्राइंड किया जाता है। तो सेकेंड ग्राइंडिंग होगा गिजर्ड के अंदर। ठीक है, तो गिजर्ड का
जो लास्ट मतलब ग्राइंडिंग के बाद जो फूड बचा है वो फूड का क्या हालत है। मैक्सिलरी टीथ ने एक बार कट किया, मैंडिबुलर टीथ ने एक बार कट किया, मैंडिबुलर ग्राइंडिंग रीजन ने ग्राइंड किया, ठीक है, फिर प्रोवेंट्रिकुलस में फिर से कट हुआ, फिर अभी गिजार्ड में फिर से ग्राइंड हुआ, और होने के बाद वो फूड अब गिजार्ड को छोड़ देगा, छोड़ के जंक्शन के थ्रू मूव करेगा, स्टोमोडियल वेल्व खुलेगा, वो फूड पहुंचेगा किधर को, कार्डिया। दैट फूड विल रीच वेयर, इनटू द कार्डिया, ठीक है, वो फूड कार्डिया पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ जब वो फूड कार्डिया के तरफ आ रहा था तब वो जंक्शन से आ रहा था, तो व्हेन द फूड ट्रैवल्स थ्रू दिस जंक्शन, इस जंक्शन के वॉल में क्या लगा हुआ है, हेपाटिक सिका लगा हुआ है। हेपाटिक सिका को समझ में आ जाएगा कि जंक्शन के थ्रू फूड पास हो रहा है, सो अब टाइम आ गया है कि मैं अपना काम करूं। तो हेपाटिक सिका का क्या काम है, रिलीज ऑफ एंजाइम। तो हेपाटिक सिका जब गिजार्ड से वो फूड जो फाइनल ग्राइंड हुआ है वो जब इस जंक्शन के थ्रू पास होके कार्डिया आ रहा होगा, तब उस ट्रैवलिंग के टाइम में ये जो हेपाटिक सिका है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो एंजाइम रिलीज कर देता है। तो जब वो फूड यहां पहुंचेगा दैट इज कार्डिया में, तब हेपाटिक सिका भी एंजाइम का रिलीज कर देगा, ठीक है। सो आई होप यहां तक समझ में आया है। जब फूड कार्डिया में पहुंचेगा, इस फूड में बहुत सारा शार्प पार्टिकल्स हो सकता है, बहुत सारा ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो प्रॉपर्ली ग्राइंडेड नहीं है, ठीक है। एंड मिडगट का जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन बहुत नेरो है। नेरो इसलिए है क्योंकि ल्यूमेन के अंदर का जो सेल्स है, ठीक है, उस सेल को फूड के कांटेक्ट में आना है, इसलिए मिडगट अपना ल्यूमेन को बहुत छोटा रखता है। अब छोटा रखा है इसलिए सो दैट ये जो ब्राश बोर्ड और कोलुमनर सेल है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, वो ज्यादा फूड के कांटेक्ट में आ पाए, है ना, इसलिए मिडगट ने अपना ल्यूमेन को नेरो रखा है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि मिडगट अगर नेरो होगा तो यहाँ पे जो फूड पहुंचा है वो फूड का कोई हार्ड पार्टिकल मिडगट के सेल्स को डैमेज कर सकता है, मिडगट के वॉल के लाइनिंग में कट कर सकता है, इंटरनली डैमेज दे सकता है। इसलिए देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कितना प्रोग्रेसिव है, उसने क्या किया, एक ऐसा रीजन बनाया, मिडगट ने अपने एंटेरियर पार्ट में एक ऐसा रीजन बनाया जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कार्डिया। और ये कार्डिया क्या करता है, ये कार्डिया एक मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। दैट मीन्स मिडगट ने अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन लिया है कि जब भी फूड यहाँ पहुंचेगा, मुझे पता है जब भी फूड यहाँ पहुंचेगा उसके साथ हेपाटिक सिका एंजाइम भी रिलीज करेगा, मानी बेसिकली जब भी स्टोमोडियल वेल्व खुलेगा तो यहाँ पे फूड भी पहुंचेगा जो फोरगट से आया है, एज वेल एज एंजाइम्स भी पहुंचेगा जो हेपाटिक सिका से आया है। ये फूड मेरे को डैमेज कर सकता है, तो मैं इस फूड के ऊपर चढ़ाऊंगा एक मेम्ब्रेन जिसको मैंने बोला है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। एंड ये जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है, दिस पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एकदम छोटा छोटा करके लिखा है, ठीक है, एकदम छोटा छोटा करके लिखा है। तो समझो यहाँ पे जब फूड पहुंचा एंड एंजाइम पहुंचा, जब स्टोमोडियल वेल्व खुला, फूड एंड एंजाइम जब यहाँ पे पहुंचा, तो फूड का कोई हार्ड पार्टिकल मिडगट के लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, बिकॉज द लाइनिंग ऑफ मिडगट इज वेरी नैरो। In order to protect the lining, midgut has made a region called cardia, and the cardia has the ability of secreting a membrane which will surround this particular food. But we also know that midgut is the area जहाँ पे digestion and absorption takes place. अब ये जो membrane है, ये membrane इसलिए चढ़ाया गया है so that the food particle does not disturbs the lining of midgut, ठीक है। प्लस दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एंजाइम, माने जो हेपाटिक सिका ने एंजाइम रिलीज किया वो इस मेम्ब्रेन के अंदर घुस सकता है और घुस के इसके अंदर का जो फूड है उस फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो इसके अंदर से बाहर निकल सकता है, एंड वो डाइजेस्टेड फूड जब भी इस सेल के कांटेक्ट में आएगा जो है ब्रश बॉर्डर कोलुमनर सेल, ये सेल उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, करके ब्लड में भेज देगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग को समझ में आया है यहां तक, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया है। मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि फूड जब यहां पहुंचेगा, एंजाइम भी जब यहां पहुंचेगा, एंजाइम डायरेक्टली फूड के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि फूड पहुंचने के साथ साथ ये कार्डिया उस फूड के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा देगा जिसका नाम है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन।
यूनिकनेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन देखो, ये मेम्ब्रेन परमिएबल टू एंजाइम है, माने हेपाटिक सिकल ने जो एंजाइम यहाँ पे भेजा वो अभी फूड से दूर नहीं रहेगा, वो फूड से मिलेगा क्योंकि वो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और फूड के कांटेक्ट में आके फूड को जो ब्रेक डाउन करेगा तो breakdown products can come out from this membrane, it can come out from the membrane, and whenever those digested nutrient या breakdown product जो एंजाइम ने अंदर घुस के बनाया है वो जब भी पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से बाहर आएगा और आके जैसे ही वो ब्रश बॉर्डर कोलुमनर सेल के कांटेक्ट में आएगा, वो कोलुमनर सेल उस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करेगा, करके कहाँ डाल देगा, डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा। जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड रहेगा इनसाइड द पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड इनसाइड द पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो रहेगा वो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के साथ मिड गट को छोड़ेगा और पहुंच जाएगा किधर, हाइंड गट में। सो हाइंड गट में क्या पहुंचेगा, हाइंड गट में पहुंचेगा एक पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन ऐसा जिसके अंदर रह गया है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, क्योंकि जो डाइजेस्ट हुआ वो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से बाहर निकला, इस सेल ने एब्जॉर्ब किया और ब्लड में भेज दिया। ठीक है, इस सेल ने एब्जॉर्ब किया और ब्लड में भेज दिया। जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ और जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाया वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड अलोंग विद द पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन विल एग्जिट द मिड गट को छोड़ेगा एंड इट विल रीच वेयर, द हाइंड गट, वो हाइंड गट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है वो मैं लास्ट में बोलूंगा, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। जब ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन विथ अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जब पहुंचेगा हाइंड गट में, तो हाइंड गट का जो इलियम है, इलियम में क्या प्रेजेंट है, शार्प स्पाइंस। ये शार्प स्पाइंस क्या करेगा, ये जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है उसको तोड़ देगा। तो अगर हम लोग देखें कि ये शार्प स्पाइंस को क्रॉस करने के बाद क्या हालत है, तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है, एंड जो उसके अंदर का फूड है वो भी स्कैटर होने लगा है, क्योंकि ये जो बॉल है इस बॉल को ये शार्प स्पाइंस तोड़ देगा जब ये ऐसे करके पास होगा। यहां से जब पास होगा तो स्पाइंस आर प्रोजेक्टेड दिस वे, सो इट विल ब्रेक द पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन एज वेल एज उसके अंदर का जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है उसको भी फैला देगा। ठीक, ये ब्रोकन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन एंड अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड विल मूव कोलोन कम इनटू द रेक्टम। रेक्टम में जो ये रेक्टल पेपिला है वो क्या करेगा, ये जो फूड है इस फूड में अगर कोई वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, रेक्टल पेपिला एब्जॉर्ब्स, ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। अगर इसमें कोई वाटर एंड मिनरल्स है उसको ये रेक्टल पेपिला एब्जॉर्ब करता है एंड पोर्स कहां पे, ब्लड में। क्यों, क्योंकि ब्लड तो इसके भी कांटेक्ट में आएगा, बिकॉज circulatory system is open and it will come in, blood will come in direct contact with all the parts of alimentary canal. So रेक्टम के ठीक बाहर यहाँ पे भी तो ब्लड होगा ना, तो रेक्टल पेपिला जब ये ब्रोकन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन एंड अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जब कॉलोन को पास करते हुए रेक्टम में आएगा, तो रेक्टम का रेक्टल पेपिला अगर उस फूड में कोई वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, करके कहाँ डाल देगा, ब्लड में डाल देगा, एंड एनस से क्या निकलेगा, पोटी निकलेगा। जो पोटी में क्या प्रेजेंट होगा, पोटी में प्रेजेंट होगा ब्रोकन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन एंड सम अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो है इसका फीकल मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल कैसे काम करता है वो हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी डिस्कस, कि यहाँ पे मिडगट में क्या हुआ एंड हाइंडगट में क्या हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं होगा तो थोड़ा सा फिर से बैक करना, करके चला के इसको फिर से एक बार सुनना, प्रॉपर ध्यान से सुनना, तो समझ में आ जाएगा। मैं जितना स्लोली बोल सकता हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। यहाँ तक आई होप पूरा समझ में आ गया है। अब मैं इस डिस्कशन में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, कैसे एनस से, अभी जैसे जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उसमें तो एनस से सिर्फ पोटी निकल रहा है, फिकल मैटर, लेकिन मैंने बोला है एनस से फिकल मैटर भी निकलता है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या रोल है उसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया है। तो मैं ये सब पार्ट को अभी मिटा दूंगा, तो तुम लोग ये सब पार्ट अच्छे से आई होप समझ गए हो। और अभी तुम लोग थोड़ा सा इसको अगर ड्राइंग बना लेना चाहते हो, क्योंकि मैं अभी ये मिटा दूंगा, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, आई विल पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम। तो हम लोगों को पता है कि इस एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन। ठीक है, ओपन का डेफिनेशन क्या है हम लोगों ने बहुत बार ये सब डिस्कस किया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वी नो दैट द सेल इज गोइंग टू कम in direct contact with the blood. Okay, so this cell generally takes up nutrition from the blood, and this cell gives back metabolic waste to the blood. Cell will take nutrition from the blood and it will release metabolic waste into the blood. What is metabolic waste? सेल अपना मेटाबॉलिज्म करने में, ठीक है, सेल अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के चक्कर में जब सेल कोई न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन करता है, ये जो ब्लड से न्यूट्रिएंट लिया, इस न्यूट्रिएंट को सेल ब्रेकडाउन करेगा टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट। सो व्हेनेवर एनी सेल विल ब्रेक न्यूट्रिएंट्स, मोस्टली नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, तब द सेल प्रोड्यूसेस सम मेटाबॉलिक वेस्ट एंड दैट मेटाबॉलिक वेस्ट is toxic in nature. Cell cannot keep that metabolic waste inside it. Hence, the cell will have to give this metabolic waste out to the fluid which is very close to it. तो इस सेल का कौन सा फ्लूइड इसके क्लोज में है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो कौन सा फ्लूइड इस सेल के कांटेक्ट में है? ब्लड। तो ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट दे देगा एंड ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेगा। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड को दिया गया है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली क्या है? ये मेटाबॉलिक वेस्ट है सोडियम एंड पोटाशियम यूरेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो कॉकरोच का जो सेल है वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेगा एंड व्हेनेवर द कॉकरोच का सेल विल ब्रेक डाउन दिस न्यूट्रिएंट्स, सेल के अंदर इनसाइड द सेल दे विल प्रोड्यूस सम मेटाबॉलिक वेस्ट व्हिच आर नन अदर देन पोटाशियम, sodium and potassium urate granules, which are toxic in nature. The cell cannot keep them inside it, hence the cell gives those sodium and potassium urate granule, the metabolic waste, into the blood. Hence I can say this or not, this was my midgut, and the blood that comes in contact with this midgut will have sodium and potassium urate granules in it. होगा, ठीक है। मिडगट का अंदर का जो सेल है, ब्राशबोर्डर कोलुमनर सेल, वो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालता है। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्लड जब मिडगट के पास में आता है तो उस ब्लड का न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि मिडगट का सेल अपने अंदर से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को इट इज एब्सॉर्बिंग एंड इट इज पोरिंग दोस न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड. सो व्हेनेवर द ब्लड विल कम इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ मिडगट, इट विल गेट न्यूट्रिएंट रिच. ओके, बट द सेम ब्लड व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये ब्लड तो यहां से पास होते हुए यहां पे भी तो आएगा ना, जहां पे ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, वहां पे भी तो आएगा. तो जब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इस ब्लड से क्या करेगा? इस ब्लड से ये जो सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल इस ब्लड में है, द सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल्स व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड, उस सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल को उठा लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूं. सपोज दिस इज माई मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड दिस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करेगा? ये सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल को एब्सॉर्ब करेगा. So whenever the blood will come in contact with the Malpighian tubule will absorb that sodium and potassium urate granule from the blood. Okay, so I hope यहाँ तक समझ में आया है. ये जो सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल है, सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल, GR लिखता हूं बस. ठीक है, इस सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल को, ठीक है ना, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल अपने अंदर ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इस सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल को कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल. मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स यू कैन से प्रेजेंट है, जो इस सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करता है एंड इस सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल को कन्वर्ट कर देता है इनटू what? Uric acid and
H2O and salts. समझ में आया कि नहीं बोलो? सेल ब्लड में ये मेटाबॉलिक वेस्ट छोड़ता है, ये ब्लड जब भी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में आएगा तब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इस ब्लड से, फ्रॉम दिस ब्लड द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल विल एब्सॉर्ब दिस सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल. ओके, and after absorbing this sodium and potassium granule will be converted by the Malpighian tubule into uric acid, water and salt. And after this conversion, यहाँ पे जब पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन विथ अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड जब पहुंचेगा किधर, इलियम में, सो व्हेन द अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड कोटेड विथ पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन रीचेस द इलियम रीजन, at that time the Malpighian tubule also pours this uric acid, H2O and salt where into the ileum. तो इलियम में यहाँ पे क्या पहुंचता है? दो चीज पहुंचता है. एक जो मिडगट से पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कैरिंग अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड वो तो पहुंचेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर जो ये यूरिक एसिड, वाटर एंड सॉल्ट्स बना है वो भी ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल पोर कर देगा किधर में, इलियम में. ठीक है, तो इलियम में यहाँ पे क्या क्या पहुंचा? दो चीज पहुंचा, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होल्डिंग अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड प्लस यूरिक एसिड कंटेंट्स ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, दैट इज यूरिक एसिड, वाटर एंड सॉल्ट. तो यहाँ पे चार चीज पहुंचा, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट, कंटेंट्स ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन विद अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड. फिर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन यहाँ पे फट जाएगा, फट जाने के बाद ये पेरिट्रोफिक में ब्रोकन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, स्कैटर्ड अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड विल पास along with uric acid, water, salt, it will pass through colon, rectum. अब समझ में आया ये रेक्टम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल. मिनरल माने क्या? सॉल्ट. ये वाटर कहां से आया? पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से नहीं आया, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड से नहीं आया, वो वाटर आया मेटाबॉलिक, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ने डाला था. वाटर, सॉल्ट एंड यूरिक एसिड. वी डू नॉट नीड यूरिक एसिड. तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा ब्रोकन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, तुम लोग कनेक्टेड हो तो समझोगे. ब्रोकन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन निकलेगा प्लस अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड निकलेगा जो होगा हमारा क्या, फीकल मैटर, प्लस यूरिक एसिड निकलेगा जो है मेटाबॉलिक वेस्ट. एंड जो वाटर एंड सॉल्ट है वो वाटर एंड सॉल्ट को रेक्टल पेपिला एब्सॉर्ब करेगा, करके वापस इस ब्लड में डाल देगा. समझ में आया कि नहीं अब कि कैसे एनस से, ठीक है ना, फीकल मैटर के साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, क्योंकि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एब्सॉर्ब्स द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, कन्वर्ट्स इट इनटू यूरिक एसिड, water and salt. Water and salt will be absorbed by the rectal papilla, uric acid, broken peritrophic membrane and the undigested unabsorbed food which is the fecal matter will come out through the anus as the potty, as the substance which comes out through the anus of the cockroach. ठीक है, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स मैकेनिज्म. ओके, इसका जो नोट है वो नोट भी मैं दूंगा जब भी ये वीडियो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा. तो काफी इंटरेस्टिंग एंड फिनोमिना ये है, ठीक है. तो काफी और भी इसका कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, so we'll take it slow. We are not in any rush because cockroach is a very important portion among earthworm, cockroach and frog. And cockroach पे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, तो cockroach को एकदम स्लोली लेके जाना है and हर एक पार्ट को अच्छे से समझना है. When I have time to make more videos, I don't want to like run too fast and skip things. Although we are skipping a lot of things, there are more detailing that can be put if I had time in this video, in this content. But unfortunately we do not have much time as per the syllabus, so I'm keeping it short. But इससे short मुझे नहीं करना है, ठीक है. तो I hope you understood, you got that how this digestive system works on its own and how this digestive system का Malpighian tubule जो इस digestive system में ही oriented है, how this Malpighian tubule, the excretory system works in tandem with the alimentary canal of the cockroach. Okay, and how come through the anus fecal matter as well as metabolic waste comes out, that has been solved over here. So in the next video I will be talking about circulatory system
and I think respiratory system I have already discussed in the arthropoda about the tracheal system. Perhaps I will check the video. If it is not discussed, we will discuss it here. Okay, enjoy then.